हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है लेक्चर 3, जिसमें आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम बताएंगे। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, दूसरे लेक्चर में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सारी चर्चा हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को ये बुलंदी सीरीज चल रही है, और इस सीरीज का नाम बुलंदी हमने इसीलिए रखा ताकि जो है आप इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपके हौसले बुलंद होंगे तो आपको कुछ करने की चेष्टा होगी। जब करने की चेष्टा हो जाएगी तो अपने आप सफलता मिलेगी। सफल होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, एक गुरुओं का गाइडलाइन ही बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने थोड़ा से मन लगा करके हमारी बातों को अमल कर लिया, हमारे मेहनत को देख करके आप खुद मेहनत में लग गए, तो निश्चित ही आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। तो आज की जो हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी अपने दोस्तों को भी बता दें। कोई इसमें हम पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे कि पैसा ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे बोर्ड की चीज़ें दे रहे हैं। 2 महीने लगातार आपको चीज़ें देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके एग्जाम ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, और तैयारी करने के लिए पर्याप्त टाइम भी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, आपके लिए थोड़ा से तो सरलता हो जाएगी। दोनों चीज़ लेके चलूंगा ताकि जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बढ़िया रहे। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant, concentration of reactant। छोटी सी डेफिनेशन है, शॉर्ट में डेफिनेशन है, बस ऐसा ही आपको लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो रिएक्टेंट की, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मैंने ले लिया ए गिव्स पी, अब आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 0, आर इक्वल टू के ए की पावर 0। इसे हम लोग कहते हैं रेट लॉ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ आपको हो गया। अब बात आती है कि सर इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे लिखी मैंने N2 प्लस 3S2 गिव्स 2NH3। अगर इस एरो के ऊपर कोई कैटलिस्ट मिल जाए तो उसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ लेते हैं। अगर ये मान लो कैटलिस्ट नहीं है, तब की कंडीशन में H2 प्लस Cl2 2HCl बनेगा। अगर इसके ऊपर कोई सनलाइट या HNu मिल जाए, फोटॉन की एनर्जी होती है, अगर ये मिल जाए तो भी आप समझ जाना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये पहचानने का आपका तरीका, क्योंकि ऑप्शन में आपके कई बार रिएक्शन दे देगा ABC करके, और फिर उससे कहेगा आपको कि इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कराएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज a chemical reaction A gives P. In initial time, in initial time T equal to 0, T equal to 0. तो जब T equal to 0 था, इसकी कंसंट्रेशन A थी और प्रोडक्ट आपका 0। इसके बाद आफ्टर T टाइम इसकी कंसंट्रेशन X डिसोसिएट हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन X यहाँ पर बढ़ गई। यहाँ से X डिसोसिएट हुई और X यहाँ पर बन गई। तब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 0, अभी बताया मैंने। R इक्वल टू K, A की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब R को हम लोग इस X के टर्म में जब लिखेंगे तो ये होता है dx अपॉन dt। आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना बताया था। A की वैल्यू आपकी A माइनस एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर आपकी 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। ये तो हो गया 1, ये चला गया यहाँ तो dx इक्वल टू k इंटू होता है dt। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कराना है। क्या कराना? इंटीग्रेशन कराना है। इंटीग्रेशन कराते हैं तो ये हो जाता है dx इक्वल टू के नियतांक है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा dt हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है मैथ वालों के लिए आसान है क्योंकि वो इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते हैं लेकिन वही बायो वाले जो होते हैं उनको रटना है पड़ेगा। रट लीजिए, ज़्यादा बड़ी बात है। तो x होता है इसका के टी और प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाता है। इसके बाद इन इनिशियल टाइम देख लीजिए, इनिशियल टाइम में जो t था 0 था, x भी 0 था, तो x इक्वल टू 0 है। कब? टाइम इक्वल टू 0। तब क्या होगा, इस वैल्यू को इधर पुटअप करेंगे तो c की वैल्यू भी यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब इस c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा के टी, तो k इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन टी। इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू निकल करके यहाँ से आ जाती है। अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट x कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर होता है और इनटू हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। तो ये आपकी यूनिट। बाद में एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप बस वैल्यू रखोगे, आपको आंसर निकल के आ जाएगा किसी भी उसकी यूनिट। फिर इसके बाद बात आती है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, टी हाफ। टी हाफ, तो टी हाफ का मतलब होता है कि जैसे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और कभी ना कभी हाफ भी होगी क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है। जिस प्रकार से हम ही लोग हैं, अपन लोग पहले बचपन में छोटे हुए थे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और एवरेज अगर हम लोग मान लें कि एक इंसान की उम्र 70 साल है, तो जब वो 35 साल का हो जाता है तो उस टाइम जो शुरू से बचपन से लगा के 35 साल तक टाइम है वो कहलाता है हाफ टाइम। ऐसे इसको कह देते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्टेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं कि ये आपकी हाफ लाइफ पीरियड है। तो इस हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू आपको ध्यान देना है जो कंपटीशन देना चाहते हैं। ये होता है ए अपॉन, ये हाफ लाइफ पीरियड का आपका फार्मूला हो जाएगा। जब ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो ग्राफ में अगर हमने ले लिया यहाँ पर रेट, यहाँ ले लिया कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। और जब ये डिपेंड नहीं करती है तो ये जा करके यहाँ से ऐसे गिरा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका वही रहेगा, कंसंट्रेशन चाहे जितनी बड़ी होती है। तो
रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ फ्लो होगा ये हो जाएगा। और यदि यही ग्राफ टी हाफ और ए इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच बनाए, टी हाफ और ए इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच बनाएंगे तो ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी ग्राफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको जो है आपको पढ़ना है, और वही के लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके आईआईटी मेंस, नीट और सीयूईटी, ये 3 एग्जाम जिनको देना है। अब बाकी छोटे छोटे एग्जाम में तो ये सब चीजें पूछी नहीं जाती हैं, तो अगर 3 एग्जाम देना है तो आपको जो है इन ग्राफ को भी ध्यान देना है। एक ग्राफ और होता है जो आपका इस प्रकार से होता है, इस टाइप से होता है। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप लाइन माइनस के होता है। ये वाला ग्राफ भी आपको ध्यान देना है थोड़ा से, और जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, कोई कहने नहीं आएगा, और आपके अंदर वो चीज पावर है, वो कैपेसिटी है जो आप कर सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं, क्यों पता नहीं? क्योंकि हो सकता है साथी संगाती आपकी पावर को ना निकलने दे रहा हो, आपके अंदर जो क्षमता है उसको ना उभरने दे रहा है, उस क्षमता का यूज कहीं और करा रहे हैं। इसलिए आपको अपनी क्षमता को अच्छी जगह सही जगह लगाना है, हम लोगों के साथ लगाना है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हनुमान जी को अपनी पावर पता नहीं थी, लेकिन उसके अंदर बहुत पावर थी। जब जामवंत जी ने बताया कि नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लंका जा सकते हो, पता लगा सकते हो, तो फिर हनुमान जी ने उस पावर का अच्छी जगह यूज किया, भगवान राम के चरणों में कुर्बान कर दिया। ऐसे ही आपको पावर नहीं पता है तो आपका पावर हम बता रहे हैं, आपके अंदर की क्षमता हम बता रहे हैं, आपके अंदर का जो ऊर्जा है वो जगा रहे हैं। आप लोग बस उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम ये काम जो कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, अपने गुरुओं के लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, अपने पास पड़ोस के लिए कर रहे हैं, और अपने देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उन्नति में होते हो तो वहाँ से एक परिवार का नाम नहीं होता है, उस पूरी यूनिटी का नाम होता है जिसने आपको सपोर्ट किया हो। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा डालो या हमें इतनी फीस दो, कोई नहीं, फ्री ऑफ कास्ट आपको जो क्लास मिल रही है आप उसमें बस थोड़ा सा मेहनत करके अमल करिएगा।